नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 8वें पे कमीशन का। 8वें जो है पे कमीशन मुख्य रूप से आपको पता है कि 1 जनवरी से लागू हो गया है। तो इसके सभी जो प्रोविज़न है, जो प्रावधान है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। हालांकि ये जो 8वां वेतन आयोग है, आपको पता होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पहले ही इसका अनाउंस कर दिया गया था 2025 में ही, और ऐसी बात की गई थी कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वित्त आयोग जो है वह लागू कर दिया जाएगा। तो फिलहाल 2026 जो है शुरू हो गया है, और इसी के साथ जो है एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उम्मीदों के साथ हम लोग अपने एम के तरफ, अपने उद्देश्य के तरफ बढ़ेंगे और अच्छे तरह से अपना जो वर्क है, अपना जो ड्यूटी है वह फुलफिल करने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो इससे पहले जो आगे हम लोग टॉपिक पढ़ने जाएं, उससे पहले आप सभी लोगों को पहले तो जो नव वर्ष है, यानी आंग्ल नव वर्ष जिसको कहा जा सकता है, उसकी बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, सभी लोगों को जोड़िए, ताकि मुख्य रूप से हम लोग 8वें वित्त आयोग के बारे में, 8वें जो है वेतन आयोग जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब इसके बारे में ये भी देखेंगे हम लोग वेतन आयोग की नियुक्ति कैसे की जाती है, पहला से दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये सब जो वेतन आयोग हैं उसके क्या क्या कार्य रहे हैं, सबसे ज़्यादा कार्यकाल किस वेतन आयोग का रहा है, और ये जो प्रेजेंट में जो 8वां पे कमीशन लागू किया गया है इससे क्या होने वाला है। तो पहला एक सारांश के रूप में आप देख सकते हैं कि 8वां वेतन जो आयोग है, इसके लागू होने से बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनके कर्मचारियों का जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी होगी, हाइक होगा। अब इसमें बहुत सारी बढ़ोतरी का मतलब कि ऑन द होल पे बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी वेतन में, ठीक ना। ऑन द होल पे मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए आपको और थोड़ा सा मैथमेटिकली रूप से देखना पड़ेगा। जैसे जो कर्मचारी होते हैं, है ना, उनके अगर देखा जाए तो उनको महंगाई भत्ता भी मिलता है, ये सारी चीज़ें जो अलाउंस मिलती है वो सबको मिला के अगर देखा जाए तो वह हाइक होगा। उसके बाद से देखा जाए कि जैसे यह किस सेक्टर के लिए है, तो 8वां वेतन आयोग मुख्य रूप से जो लागू होगा इसमें सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंटेड जॉब करने वाले जो लोग हैं, खासकर केंद्रीय सरकार के अंतर्गत जो आने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं, इसके अंतर्गत जो लोग कार्य करने वाले हैं उनके जो है सैलरी जो है हाइक होगी, ठीक ना। तो बात यहाँ पे एक और है कि मेन बात ये, सैलरी तो हाइक होना चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इसके ओर जो है बहुत सारे जो, चूँकि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो इसमें बहुत सारे लोग इधर जो है मूव करेंगे, ताकि हाँ भाई सैलरी है तो किसी को भी अपनी जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यक्ति चाहता है कि आर्थिक रूप से हम थोड़ा सा समृद्ध बने। तो खासकर मिडिल क्लास की फैमिली सबसे ज़्यादा है भारत में, तो वह किसी तरह अपना काम चलाती है, मतलब ऐसे कहा जाता है जुगाड़ू काल चलाती है। तो उसमें के अधिकतर बच्चे को आपको दिखाई देगा कि अधिकतर जो है बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वह इधर मूव करते हैं, मतलब गवर्नमेंटेड जो जॉब्स हैं उधर उस साइड की तरफ। तो गवर्नमेंटेड जॉब की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, चलिए अलग बात है उसका। उसके बाद से आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें कितने बड़े स्तर पे नकल होता है। तो पहले वैकेंसीज वो फुलफिल हो जाए पारदर्शी रूप से, तब तो उसको वेतन आयोग का जो ये वेतन मिलने वाला है उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर ये फुलफिल ही नहीं हो पाया अच्छी तरह से, तो वेतन आयोग का जो वेतन है वह कौन उठाएगा, वो मतलब उसका फिक्स है। जैसे पहले ऐसा भी होता था, हालांकि अब भी बहुत सारी चीज़ों में ऐसा आपको दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा पारदर्शिता होने के बावजूद भी अगर आप कहें कि भारत से पूर्णतः भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है या समाप्त हो जाएगा अभी कुछ ही समयों में, तो ऐसा संभव नहीं है ना। तो इसके लिए क्योंकि नागरिक ही जागरूक नहीं है ना, पहला चीज़ तो यही है। अभी आपने कुछ समय पहले देखा बहुत जगह पे चुनाव हुए थे, और चुनाव में आपने सारी चीज़ों को परिणाम आने से पहले, और जो मतदान जब देने जाता है व्यक्ति ना, वहाँ भी बदल जाता है, वहाँ भी उसकी सोच जो है, थिंकिंग बदल जाती है। केवल यह जो माया जो है, माया समझ रहे हैं ना, माया जो पैसा है वह उसके सोच को क्या कर देती है, थिंक को जो है चेंज कर देती है, बदल देती है, ठीक ना। तो ठीक नागरिक को ही पहले जो है क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा बिहार का मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि हाल फिलहाल में अभी वहाँ पे चुनाव बीते हैं, और वहाँ पे चुनाव बीते हैं, उसमें एक तथ्य सामने आ रहा था कि 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। उसमें बहुत सारी ऐसी पार्टी थी जो बिल्कुल ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई थी, और बिल्कुल ज़मीनी स्तर से लोग जो है उसको सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन चुनाव के दिन या चुनाव के 2 दिन पहले जो है लोगों की जो है वह मति जो है वह बदल गई, केवल मोह माया के कारण। मैंने मोह माया का मतलब वही जो आर्थिक संसाधन है जो वो मिल गया, जो कहा जा सकता है कि मतलब तुरंत जो बाई हैंड जो कैश मिल रहा है उसके चलते बदल सकता है, या मतलब ये आरोप लगाए जा रहे थे। दूसरा चीज़ उसका कयास आपने देखा कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें, तो उसके कहने का मतलब मेरा ये है कि पहले ही अगर कोई व्यक्ति 20 लाख रुपया मान लीजिए दे रहा है, और 20 लाख रुपया देने के बाद से उसकी जो है वह मुख्य रूप से क्या हो रही है, सिलेक्शन हो रही है, सपोज दैट
हालांकि बहुत सारे कानून पास है। अभी आप लोग जैसे कुछ लोग कमेंट करेंगे, कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं, हार्ड रूप से बने हुए हैं। जैसे मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ या ना ही किसी पार्टी विरोधी का बात कर रहा हूँ, ठीक ना। मतलब हम लोग उस स्थिति पे मैं मतलब डिस्कशन कर रहा हूँ कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करेंगे इसमें कि नहीं नहीं ये सब चीज़ नहीं है, अभी तो कानून पास किया गया, अभी लॉ पास किया गया है, एक्ट पारित किया गया है कि अगर कोई नकल करता हुआ व्यक्ति ऐसा पकड़ाता है, अभियुक्त पकड़े जाते हैं तो ये जुर्माना लगेगा, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सारी चीज़ें करने से पूर्ण रूप से नकल विहीन कोई राज्य हो गया है? कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट, या क्या पूर्ण रूप से पारदर्शिता उसमें आ गई है? जमीनी स्तर पर जब तक इसका इम्प्लीकेशन नहीं होगा, जमीनी स्तर पर जब तक नागरिक नहीं जागरूक होंगे, हम आप नहीं जागरूक होंगे, तब तक इसका पूर्णतः इम्प्लीकेशन नहीं हो सकता है। अब इसका एक और एग्जाम्पल अब उठा सकते हैं दहेज प्रथा का। दहेज प्रथा देखिए कब से जो है इंडियन लॉ में अगर आपको दिखाई देगा तो वह पहले से ही प्रतिबंध है, प्रतिबंध है कि नहीं है। लेकिन आप चले जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, अलग अलग जगह, सभी जगह पे आप चले जाइए तो पहले इसकी बात होती है कि नहीं होती है? आप पहले इसका बताइए। अब बात होने की तो दूर की बात है, लिया भी जाता है, और लिया जाने के बाद बहुत सारे, अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आपने रिकॉर्ड पढ़ा होगा, डेटा पढ़ा होगा, उसमें बताया गया कि बहुत सारे ऐसी महिलाओं की डेथ हुई है जिसमें दहेज उत्पीड़न का जो है मामला आया हुआ था। तो अभी तो मामले आए हुए वह मतलब नोट किया हुआ है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे मामले हैं जो पहले यानी थाने से पहले जाने से ही वो दब जाते हैं, पहले ही समाप्त हो जाते हैं, वो थाने जा ही नहीं पाते हैं। तो पहले बना तो बहुत पहले का है, तो या जमीनी स्तर पर उसका इम्प्लीकेशन हो पाया? अभी तक नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा, हमको और आपको जागरूक होना पड़ेगा, तब जाके उसका इम्प्लीकेशन हो पाएगा पूर्ण रूप से। तो वैसे इसमें भी है, ठीक ना। तो यह चलिए हम लोग देखते हैं 8वां पे कमीशन के बारे में, किसकी किसकी सैलरी हाइक होगी और कितनी होगी, किस तरह से होगी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, उनके नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को मंजूरी दे दी है। और आयोग में क्या, एक अध्यक्ष रहेंगे, एक अंशकालीन सदस्य रहेंगे, और सदस्य सहित एक सचिव मतलब सचिव होंगे, उसके सेक्रेटरी होंगे, और 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत इनको करनी होगी, ऐसा बताया मतलब किया गया था इसका। उसके बाद से इसको कब से लागू करना था, इनकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू करना था। तो आज ही 1 जनवरी 2026 है, तो आज से जो है ऐसा हो सकता है लागू हो जाए। तो 2016 में जो है 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, जो कि 31 दिसंबर 2025 को इसका कार्यकाल जो है पूरा हुआ। तो 31 दिसंबर 2025 तक ऐसा आप कह सकते हैं कि 2025 के अंत तक जो है यह चला हुआ था, यानी 2016 से 2025 लगभग 9 साल तक 7वां वेतन आयोग चला हुआ था। अब यह जो है 8वां वेतन आयोग मुख्य रूप से जो है चला हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि 5वां और 6वां जो वेतन आयोग था उसका कार्यकाल 10-10 वर्ष का था, और ये जो 7वां वेतन आयोग था पिछला भी जो बीता है हाल फिलहाल में, उसका 9 वर्ष का था। और मुख्य रूप से यह बताया जा रहा है कि इससे सैलरी जो है 14% जो है हाइक होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हाइक होने की संभावना है। तो आपको दिखाई देगा कि 8वें वेतन आयोग की प्रमुख विशेषता जो है उसमें यह है कि न्यूनतम मजदूरी में अनुमानित 34.1% की वृद्धि हो सकती है। मतलब अतिरिक्त महंगाई भत्ता हो गया, डीए हो गया, या जो जनवरी 2026 तक क्या है 70% तक पहुंचने का अनुमान ये पहुंच जाएगा, ये सारी चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो। मैंने सभी अभी पहले इसके बारे में मैंने बताया ही, ठीक ना। तो आयोग जो 8वां वेतन आयोग है उसके तहत प्रस्तावित जो संशोधन है उसे लगभग 48.62 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 67.85 लाख जो पेंशन भोगी हैं उनको लाभ होने की उम्मीद है। तो वेतन वृद्धि देखा जाए तो 20,000 से 25,000 के बीच जो है यह यहाँ पे दिखाई दे देगा। अवलोकन बिंदु में अगर आप देखें तो यह किसके अंतर्गत आता है, कार्मिक और प्रशिक्षण जो विभाग है उसके अंतर्गत आपको दिखाई दे देगा। और अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर 2.28 इसमें रखा गया है, ठीक है। और मानित कृषि उपज स्तर 2026 तक लगभग 70% बताया गया है, और इसका कार्यान्वयन तिथि बताई जा रही है 8वें वेतन आयोग का 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति का अगर वेतन 18,000 से बढ़कर लगभग 41,000 होने की संभावना इसमें ऑन द होल पे पूरे अगर मिला दिया जाए तब इसको आप कह सकते हैं। वह भी पेंशन के बारे में अगर बात की जाए तो समय पर भुगतान के साथ जो है हाई न्यूनतम पेंशन भी आपको इसमें दिखाई देगा।
लाभार्थियों में देखेंगे तो केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशन भोगी, ये सभी इसके दायरे में जो है वह आ जाएंगे। तो केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी होंगे, जो वेतन भोगी होंगे, वही इसके दायरे में आपको आते हुए नजर आएंगे। ठीक है, वैसे ही राज्यों के द्वारा भी वेतन आयोग बनाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं। संशोधित वेतन ढांचे में मुख्य रूप से क्या शामिल होगा? तो मूल वेतन, एक जो मूल वेतन पे जिस मतलब मुख्य रूप से आपको जिस ग्रेड पे उनकी जो है नियुक्ति हुई है, और फिर भत्ता, जैसे महंगाई भत्ता हो गया, श्रम भत्ता हो गया, टीए हो गया, डीए हो गया, है ना, इन सब घटकों को मूल वेतन के आधार पर दोबारा जो है उसकी जो है गणना की जाएगी। और सकल वेतन जो है मूल वेतन और सभी लागू भत्तों को मिलाकर कुल जो है पारिश्रमिक जो होती है उसी को सकल वेतन कहा जाता है। मतलब जो डीए, टीए, ये सारी चीज़ें मिलती है, एचआरए जो मिलता है, मूल वेतन जो है, इन सभी को मिला दिया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? सकल वेतन कहा जाएगा। तो जैसे आप देखते हैं कि एक एसआई की सैलरी लगभग 38-39 हज़ार के आसपास है, सपोज दैट, तो यह सारी चीज़ों को मिलाकर लगभग 70,000 के आसपास ये पहुंच जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? सकल वेतन कहा जाता है। ठीक ना। अब पेंशन संशोधन में देखेंगे तो 8वां वेतन आयोग से पेंशन भोगियों को भी काफ़ी लाभ मिलने की उम्मीद है। अर्थात 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम पेंशन जो वर्तमान में 9,000 है और 2.28 के फिलामेंट फैक्टर पर अगर देखा जाए तो 20,500 रुपये तक यह मुख्य रूप से उनके पेंशन भी बढ़ सकते हैं। तो पेंशन भी मुख्य रूप से केंद्रीय जो कर्मचारी होंगे उनका बढ़ने का उम्मीद है। फिर समय रेखा देखा जाए तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, मैंने बताया है। और 18 महीने पहले ही इसका जो है कार्यान्वयन किया जा चुका है, वेतन आयोग का गठन जो है किया जा चुका है। लागू जो होगा इसकी सिफारिशें वह 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है। ठीक ना। इसके संरचना में मैंने अभी बताया आपको कि एक अध्यक्ष होंगे, अंशकालिक सदस्य होंगे, सदस्य सचिव होंगे, 18 महीने कार्यकाल होगा इनका, और वेतन भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तों पर यह मुख्य रूप से रिकमेंडेशन देने का क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक ना। तो रिकमेंडेशन देने का काम करेंगे। ठीक। सकल वेतन की गणना के चरण कैसे हैं? तो पहला, 7वें वेतन आयोग के वेतनमान के तहत मूल वेतन जो है वह जांचा जाएगा। उसके बाद से सूत्र का उपयोग करके संशोधित मूल वेतन की गणना किया जाएगा। यानी संशोधित मूल वेतन कैसे निकाला जाएगा? तो वर्तमान में जो मूल वेतन है और उपयुक्तता का जो कारण है 3.0, वह उसमें क्या किया जाएगा? उसका मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, तब जाके संशोधित मूल वेतन आपको दिखाई देगा। महंगाई भत्ता की बात किया जाए, डीए की गणना कैसे की जाएगी? तो संशोधित मूल वेतन का 1% जो होता है वो डीए होता है, अलाउंस होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो सैलरी है वो 30,000 है, ठीक ना, 30,000, तो उसका 1% का मतलब कितना हुआ? 300। ठीक ना, उसका कितना हो गया? 300 हो गया। तो डीए जो है वो 50% है। मान लीजिए कि डीए कितना है? 50% है। तो गणना कैसे किया जाएगा महंगाई भत्ता का? संशोधित मूल्य वेतन और उसका मल्टीपल किया जाएगा 0.50 से। ठीक है। मकान किराया भत्ता अगर देखा जाए तो उसमें भी संशोधन आपको दिखाई देगा। मेट्रो शहरों में 27%, दूसरे स्तर के जो शहर हैं उसमें 20%, तीसरे स्तर के शहर जो हैं उसमें 10% आपको दिखाई दे देंगे। 5वें चरण में देखा जाएगा तो लागू प्रतिशत का उपयोग किया जाएगा। अर्थात जो टीए है वह कर्मचारियों को स्तर और शहर वर्गीकरण पर निर्भर करता है कि किस वर्गीकरण में उनकी जो है ड्यूटी लगी हुई है। तो एचआरए निकाला जाएगा तो संशोधित मूल वेतन में गुणे शहर का प्रतिशत निकाला जाएगा। और 6वां चरण जो इसमें जोड़ा जाएगा उसमें होगा सकल वेतन, जिसमें संशोधित मूल वेतन, महंगाई भत्ता, कर्मचारी भत्ता, यात्रा भत्ता और उसमें मानक कटौती जो है काट दिया जाएगा। तब जो बचेगा उसको क्या कहा जाएगा? सकल वेतन जो है वह कहा जाएगा। ठीक ना। तो सकल वेतन उसको कहा जाएगा। ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वेतन आयोग कौन कौन सा वेतन आयोग कितना कितना प्रतिशत जो है फिलामेंट मुख्य रूप से कितना कितना वेतन वृद्धि का रिकमेंडेशन दिया हुआ था। तो देखिए यह चौथा वेतन आयोग जो है 27.6% का रिकमेंडेशन दिया था। 5वां जो है 31% दिया था। 6ठा 54% दिया था। अभी 7वां देखिए मात्र 14.29% हाइक करने की बात की गई थी। और 8वां वेतन आयोग जो है लगभग 20% यह रिकमेंडेशन करने की बात किया हुआ है। ठीक ना। तो फिलामेंट फैक्टर तो थोड़ा बड़ा है, यानी 3.00 है, लेकिन वेतन वृद्धि आपको दिखाई देगा कि अभी पहले चौथा और 5वां वेतन आयोग, हालांकि सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि हुआ था वह 6ठवें वेतन आयोग में हुआ था। 54% की वृद्धि उसमें किया गया था, है ना। तो 7वां पे मूल वेतन और 8वें पर मूल वेतन का अंतर मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। मैट्रिक स्तर यानी लेवल 1 के जो होंगे उनमें देखा जाए 18,000 रुपये अगर 7वें वेतन आयोग में था तो 21,600 इसमें हो जाएगा। मैट्रिक स्तर अगर 2 पे होंगे 19,900 अगर है तो 23,880 हो जाएगा। वैसे ही करते अगर मैट्रिक 6 पे हैं 35,400 रुपये है तो उनका 42,480 रुपये 8वां CPC का मूल वेतन जो है यह मुख्य रूप से निर्धारित हो जाएगा। ठीक ना। ये जो सूत्र दिए गए थे उसके आधार पर। ठीक। वैसे ही वेतन मैट्रिक्स जो 14 है वह 1,44,200 अगर होगा तो उनका बढ़ के कितना हो जाएगा? 1,43,000
73,040 रुपया हो जाएगा। अगर किसी की सैलरी 47,600 है तो 57,120 के आसपास चला जाएगा। 78,800 है तो 94,560 रुपये चला जाएगा। वेतन मैट्रिक्स किसकी बात की रही है? 12 जो लेवल 12 होता है उसकी बात किया जा रहा है। वेतन मैट्रिक्स स्तर जो 13 है उसमें 1,23,100 रुपया अगर होगा तो 1,47,000 के आसपास से पहुंच जाएगा, ठीक ना। और जो 18 अगर होगा वेतन मैट्रिक्स स्तर तो 2,50,000 रुपया से 50,000 रुपया से बढ़ के कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपया जो है इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें यह सारी चीज़ें होंगी। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, पेंशन भोगियों की अगर देखा जाए जिनको पेंशन मिलता है उनको 9,000 से बढ़ के क्या हो जाएगा? 20,000 से 25,000 के आसपास आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। तो यह है 8वां वेतन आयोग जो हाल फिलहाल में अभी से यानी 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। तो आप लोग भी अपने एक नई उम्मीद से, नई ऊर्जा से लग जाइए। और अगर आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है, चूँकि आप एनर्जी से लगेंगे तो बिल्कुल होगा, तो बिल्कुल यह सारी चीज़ों का जो भी जो है लाभ है वो आप उठा सकते हैं, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है। हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।